First of all, we will see polymorphism. So what is polymorphism? Polymorphism is the most important feature of OOP. So it allows a single interface or method to be used for objects of different types, providing flexibility and extensibility in code design. मतलब एक ही काम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स करते हैं, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक पेंसिल है, राइट। उस पेंसिल से आप क्या क्या करते हो? आप उसी पेंसिल से ड्राइंग ड्रॉ करते हो, उसी पेंसिल से आप डिजाइन करते हो, उसी पेंसिल से आप नोट्स लिखते हो, राइट। उसी पेंसिल से आप, आपका सब्जेक्ट है ग्राफिक्स, उसमें यूज करते हो ड्राइंग्स ड्रॉ करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, राइट। अब कुछ वाडियो बच्चे बोलेंगे मुझे कि नहीं सर, हम वो पेंसिल नहीं यूज करते, हम 1H भी यूज करते हैं, हम 2H भी यूज करते हैं। बाळा तू पहिला गोलीगत घरी जा. हेलो डियर सरप्राइजेस हियर, टुडे वी विल टेक अ सुपर वन शॉट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन. अरे आज तो धमाका ही हुआ, राइट. सो वेटिंग इज ओवर नाउ. वन शॉट ऑफ OOP इज फ्रंट ऑफ यू. नाउ without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone, I am Suyesh. No time pass, no any mode, only code. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स. सो प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स क्या रहते हैं? प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ. अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज अ वे और अप्रोच टू प्रोग्रामिंग दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. मतलब प्रोग्रामिंग पैराडिगम कैसा रहता है? एक ऐसा वे रहता है जो प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है. मतलब प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज मेन बॉडी, राइट. और उस बॉडी में उसका सब पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है. मतलब वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलके एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम ऐसा रहता है, राइट. सो इट डिफाइंस द प्रिंसिपल्स, मैथोडोलॉजीज एंड पैटर्न्स फॉर राइटिंग कोड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ऑब्वियसली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही रहता है. वो मैथोडोलॉजीज उसके अलग अलग रहते हैं. हर 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 एक पैराडिगम के प्रिंसिपल्स अलग अलग रहते हैं, पैटर्न्स अलग अलग रहते हैं, उसका लिखने का कोड, उसका तरीका भी अलग अलग रहता है. एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली. सो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स ऑब्वियसली. अब ये मेरी पीपीटी है, मेरी पीपीटी में माई रूल्स, उसमें क्या ऐड करना है क्या नहीं, ये मैं, मतलब मुझे जैसा लगेगा वैसा ही मैं ऐड करूँगा, राइट. आपके सिलेबस में जो है उतना ही मैं ऐड करूँगा, राइट. क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, ज़्यादा आपको ज्ञान देने का मैं क्यों प्रयास करूँगा, राइट. क्योंकि वन शॉट वीडियो है ये, आपके पास टाइम भी नहीं है इतना सारा नॉलेज गेन करने के लिए आपको. सो आपके लिए जो ज़रूरी है वही मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ. सो उसी तरीके से हर एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम के, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसके अपने अपने रूल्स रहते हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पैराडिगम, इसमें से आपको डिफरेंस पता है. आपको अभी अभी बताया है क्या? प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज ब्लूप्रिंट. अब ब्लूप्रिंट भी नहीं, मतलब एक मेन बॉडी रहती है. अब देखो, इंडिया इज मेन बॉडी, और जो अलग अलग स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, मणिपुर है, नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, राइट, JNK है, जम्मू कश्मीर, राइट, गुजरात है, राइट, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटका है. सो ये सब स्टेट्स हुए, ये उसके क्या हुए, सब पार्ट्स हुए इंडिया के, राइट. सो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग पैराडिगम, या ये एक कंट्री है ऐसा आप याद रखो, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं. सो इसका मत अब आपको समझ आया कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग पैराडिगम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. इन शॉर्ट, प्रोग्रामिंग पैराडिगम is folder and programming languages are files in that. All right. So various types of programming paradigms are there. First is monolithic programming, second procedural programming, third is structured programming, and last is object oriented programming. So one by one we will see in detail. So monolithic programming में क्या आता है? Monolithic programming is प्रोग्राम और सिस्टम इज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट. मतलब मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में जो कुछ, जितने भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लाइन में, सिंगल लाइन में कोड लिखते हैं. उसमें कोई लूप्स की कंसेप्ट नहीं है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कंसेप्ट नहीं है, कोई स्टेटमेंट की कंसेप्ट ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें. एक सिंगल लाइन कोड रहता है. मतलब वो बड़ा भी रह सकता है, मतलब बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं रहता है इसमें, अगर रहा भी तब भी वो सिंगल लाइन कोड रहता है. हर एक सिंगल लाइन, उसके बाद एक सिंगल लाइन, उसके बाद एक सिंगल लाइन, तो इसको कहते हैं मोनोलिथिक. सो इसमें क्या आता है? ऑल द फंक्शनैलिटी, मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस आर टाइटली कपल्ड एंड इंटरकनेक्टेड. ऑब्वियसली ये सिंगल लाइन्स रहते हैं, सो इंटरकनेक्टेड ही होंगे. क्यों? क्योंकि अगर उसने
प्रीवियस सेंटेंस में प्रीवियस लाइन कोई लिखी तो ऑब्वियसली आप लॉजिक देखो, अगर प्रीवियस लाइन इंटरकनेक्टेड नहीं है तो सेकंड लाइन वो अपने आप नहीं एग्जीक्यूट होगी नहीं, राइट। सो उस अगर कंबाइंड कोड लिखना है हमें तो ऑब्वियसली वो इंटरकनेक्टेड चाहिए। अब देखो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, सो इफ स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, कोई एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू निकली तो उसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहता है, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन है जो इफ वाली वो इंटरकनेक्टेड है नीचे की लाइन से, राइट। सो अब यहाँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं रहता, यहाँ एक सिंगल लाइन कोड ही रहता है, तो वो सिंगल लाइन भी इंटरकनेक्टेड होना चाहिए इसमें, इसका मतलब ऐसा हुआ। सो इट कैन पोज चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एजिलिटी एज मॉडिफिकेशंस और अपडेट्स टू द सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में आपको कोई मॉडिफिकेशंस करना है, कोई अपडेट करना है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत रिस्की भी होता है। रिस्की क्यों होता है, क्योंकि यहाँ कोई डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कभी कहाँ भी वो कोड यूज़ कर सकता है, कहाँ भी मतलब वो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो इसमें कोई डेटा की सिक्योरिटी ही नहीं है। और फॉर दी सिक्योरिटी पर्पज एंड फॉर दी मॉडिफिकेशंस अपडेट्स इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की। सो थोड़ी थोड़ी ये प्रोग्रामिंग फेल होने लगी, फेल होने लगी मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे हम, मतलब उसके ड्रॉबैक्स बहुत निकलने लगे। सो उसके बाद वो मतलब यूज़ करना थोड़ा कम होता गया। तो उसके बाद अपडेशन निकला प्रोग्रामिंग पैराडिगम में, और वो अपडेशन में आया नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पैराडिगम, राइट। सो मोनालिथिक प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स है कोबोल लैंग्वेज एटसेट्रा, बहुत सारे होंगे। सो वो अब फेल होने लगी तो आई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली ये नेम से ही आपको पता चला, एज पर प्रोसीजर, मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड से ही होंगी, इसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सो फोकसेस ऑन डिफाइनिंग अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया, और रूटीन्स टू बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया एक प्रोसीजर रहती है, और प्रोसीजर कैसी रहती है, ऑब्वियसली सिक्वेंशियल ही रहती है। सो इसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, मतलब एक प्रोसीजर होती है। अब वही मैं कंडीशनल का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो आप इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर कोई ब्लॉक ऑफ कोड कुछ भी आप डालेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई इफ की तभी उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो ये एक प्रोसीजर हुई क्या, सिक्वेंशियल, कि पहले हमको इफ स्टेटमेंट वहाँ मतलब कोड करना है, इफ स्टेटमेंट लिखना है वहाँ, और उसके बाद ही उसके अंदर का कोड लिखना है, तो ये सीक्वेंस है। सो इससे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑल राइट। सो इंक्लूड सिंप्लिसिटी एज प्रोग्राम्स आर टिपिकली इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब इसकी जो सिंप्लिसिटी है, देखो आप प्रोसीजरल है, स्टेप बाय स्टेप है, सिक्वेंशियल है, तो हमको समझना भी बहुत ईजी पड़ेगा, राइट। अब आपको मैंने प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स के जगह डायरेक्ट में पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वेरियस फीचर्स ऑफ ओओपी, डायरेक्ट ओओपी मैंने स्टार्ट किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओओपी क्या है। ओओपी इज प्रोग्रामिंग पैराडिगम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हाउ ओओपी, व्हाट ओओपी, वेयर ओओपी, व्हेन ओओपी। आई थिंक आपको पता चल रहा है मुझे क्या कहना है, तो इसका मतलब ये हुआ। सो इफेक्टिव फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स विद वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स एंड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, however it can become more complex to maintain and scale as programs grow larger and more complex। so इसका भी ड्रॉबैक अब आया, क्या आया, देखो ये स्मॉलर प्रोग्राम्स के लिए बहुत इफेक्टिव था, स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब वही ना प्रोसीजर, वो स्मॉलर प्रोग्राम्स के लिए बहुत यूज़फुल थी। लेकिन जब प्रोग्राम्स बड़े बड़े होते गए, लार्ज होते गए, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बनते गए। जब हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे, सिक्वेंशियल लिखे, तब भी वो कॉम्प्लिकेटेड बन गए। देखो इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन एंड स्केल प्रोग्राम ग्रो लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब वो हमको ग्रो करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब प्रोग्राम एक्सटेंड करना भी, राइट। और उसको मेंटेन करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो मोनोलिथिक की तरह इसके भी ड्रॉबैक आने लगे, तो प्रोग्रामर्स ने दूसरा एक पैराडिगम आया, क्रिएट किया आप कुछ भी बोल सकते हो। सो दूसरा प्रोग्रामिंग पैराडिगम आ जाता है, उसके पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो इसके एग्जांपल्स है पास्कल, फॉर्ट्रैन एटसेट्रा, ऑल राइट। ये एग्जांपल्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ऑल राइट। उसका याद रखना कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थेरी आई तो लिख लेना। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इसलिए ही वक्त लगा मुझे ये वन शॉट के लिए, क्योंकि आपको
नोट्स प्रॉपर चाहिए आपके पास। अगर यहाँ नोट्स है राइट, आप वीडियो पॉज करके करके भी देख सकते हो राइट, लर्न कर सकते हो। सो आपको एग्जाम में मुझे आउट ऑफ ही चाहिए आपसे, आउट ऑफ ही। इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स क्रिएट किए। और वन शॉट को देखो टाइम लगता है ना यार, बहुत लंबी वीडियो रहती है, 1 घंटे की ही होगी लेकिन लंबी होती है, थोड़ा सा क्वालिटी रहता है इसमें राइट। उसमें सब हमको कंसेप्ट कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तब भी मैं वन शॉट मतलब उसकी पीपीटी क्रिएट कर रहा था। सो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा। सो डोंट वरी। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, एम्स टू इम्प्रूव द क्लैरिटी इफिशियंसी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बाय इन्फोर्सिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रोग्राम डिजाइन। मतलब ये एम्स क्या करता है, मतलब इसका मेन पर्पज क्या है, इम्प्रूव द क्लैरिटी इफिशियंसी मेंटेनेबिलिटी। मतलब उसके जो ड्रॉबैक्स थे ना मोनोलिथिक के प्रोसीजरल के, सो वो ड्रॉबैक्स है ना, वो यहाँ फील करने थे। मतलब वो ड्रॉबैक्स हमको क्लियर करने थे, इसलिए ये आया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। यही यही ड्रॉबैक थे ना इसमें, क्लैरिटी नहीं थी, इफिशियंसी नहीं थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम में मेंटेनेबिलिटी नहीं थी। तो उसके ड्रॉबैक्स निकालने के लिए ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम आया। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम में क्या आता है नेक्स्ट, यूज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एज अ सीक्वेंस, लूप्स एंड कंडीशनल। देखो अब यहाँ लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यह इस पैराडिगम में आते हैं राइट। वो प्रोसीजरल भी नहीं आते और मोनोलिथिक में भी नहीं आते। टू ऑर्गेनाइज कोड लॉजिक, ये क्वेश्चन है आपके लिए एमसीक्यू। टू ऑर्गेनाइज कोड लॉजिक एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑब्वियसली अब ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत इजी पढ़ने लगा। स्ट्रक्चर्ड, देखो ना नाम से ही आपको पता चल रहा है। सो कंसिडर्ड अ precursor to more advanced programming paradigms such as object oriented programming OOP and functional programming FP, and serves as a foundation for building complex software system। देखो अब इसके ड्रॉबैक तो होंगे ही, देखो हर एक चीज़ के कोई तो ड्रॉबैक होते हैं। एडवांटेजेस अगर किसी चीज़ के हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस आपको होने ही है राइट। देखो ना मोबाइल, आप मोबाइल से ही देखो, मोबाइल आपके लिए बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है। ये मुझे आपको बताने की कोई नया बताने की ज़रूरत नहीं राइट। सो इस तरीके से रहता है। सो मतलब एज कंपेयर टू मोनोलिथिक एंड प्रोसीजरल इसके ड्रॉबैक्स कम है राइट, निग्लिजिबल ही है। लेकिन इसके कोई ड्रॉबैक नहीं है, फिर भी ओओपी क्यों आई, ऐसा आपको क्वेश्चन पड़ा, मैं बताता हूँ आपको आगे। सो एग्जाम्पल सी, एडा एटसेट्रा। देखो हमारे सी लैंग्वेज भी है इसका एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रहती है सी लैंग्वेज में भी लूप्स कंडीशनल रहते हैं राइट। सो अब आती है हमारी ओ पी, दैट इज हमारा यूनिट नंबर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग राइट। सो यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट होता है। अब आप मुझे बोलेंगे क्यों 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 हमारे 10 मिनट बर्बाद किए, क्यों वो लिया। अरे भैया वो भी आपके यूनिट में ही है वो भी आपके सिलेबस में ही है। मैंने ऑलरेडी कहा है आपके सिलेबस में जो है मैं सब कुछ लूँगा राइट। सो अगर आपके सिलेबस में वो नहीं था तब भी मैं लेता वो, क्यों लेता, क्योंकि आपको आप पता चला कि ओपी क्या है, ओपी क्यों आई, ये सब पैराडिगम्स के ड्रॉबैक निकले। तो धीरे धीरे वो अपडेशन होने लगा प्रोग्रामिंग में। तो एक पैराडिगम आई ऊप्स, ऊप्स मतलब ही ओपी। सो ऊप्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने अपने अंदर खींच लिया है, एक्सेप्ट किया है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं था राइट। सो अब ओपी आई। सो ओपी क्या आई, फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज, कंसेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्शंस। देखो अब ओपी में क्या रहता है, कोई भी हमारा एक प्रॉब्लम रहता है ना, वो हम बहुत ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। मतलब आप देखो एक प्रोग्राम है, कौन सा भी प्रोग्राम है और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप सिंपल तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। और ओपी में जो फीचर्स मिलते हैं, ओपी में हमारे क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, बहुत सारे हैं, हम आगे आगे वो देखेंगे। लेकिन जो हमें वो फीचर्स मिलता है उस तरीके से बहुत इजी हैंडल कर सकते हैं वो प्रोग्राम। जो हम मतलब सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते थे, मतलब कोई प्रोग्राम सॉल्व करते थे, लिखते थे, तो उसमें अगर हमें 50 लाइन्स का कोड लिखना पड़ता था तो ओपी में हम 20 या 30 लाइन्स में ही वो कंप्लीट करते हैं। सो
टाइम बहुत मतलब कम आने लगा ना ओओपी में। सो ओओपी जनरेट होती गई, अपडेट होती गई। सो बहुत मतलब अपडेशन बहुत हुए हैं ओओपी में। सो इससे कहते हैं ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कोई टाइम पास ही नहीं चाहिए हमें, जो है वो है, काम झालं संपला विषय। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज रहती है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, क्लासेस क्या रहते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, देखो होता है क्या। सो इट एम्स टू मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ईच हैविंग इट्स ओन डेटा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। मतलब ये एम्स क्या रखती है, मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब एडवांस्ड एडवांस कंसेप्ट को ये एम रखती है, राइट। सो इसे कहते हैं ओपी। ओपी देखो, ये सिंपल कोई पैराडिगम नहीं है, ये एडवांस्ड पैराडिगम है। हमको कोई भी मतलब वर्क है वो फास्ट होना चाहिए और कम से कम हार्डवर्क से होना चाहिए। सो इसे कहते हैं ओपी। ऑब्वियसली हार्डवर्क थोड़ा लगेगा ही, क्योंकि ये एडवांस्ड कंसेप्ट है। अब ओपी के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, इस चैप्टर के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, अगर आप खाना खा रहे हो, खाते खाते देख रहे हो, गाना लगा के देख रहे हो, प्लीज़ बंद करो ये और ये सुन लो प्लीज़। सो ओपी इज टोटली थेरोटिकल चैप्टर। आपको एग्जाम में, आपके एंड सेम एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रोग्राम नहीं आएगा। ये कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, लेकिन लेकिन एक प्रोग्राम आपको दिखेगा, एक प्रोग्राम आपको दिखेगा। अब कैसा रहता है, एक साल एक प्रोग्राम दिखता है और कुछ साल पूरी ही थेरी आती है। सो देखो, अगर आया प्रोग्राम तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे ही आएगा मैक्सिमम टाइम्स। तो अगर यूनिवर्सिटी के आई डोंट नो कुछ हुआ उनको तो वो कैसा भी प्रोग्राम दे सकते हैं, बट मैक्सिमम इस टॉपिक से थेरी ही आपको पूछने वाले हैं। सो ओरिएंटेड टू थेरी हम ये पीपीटी बनाई है, राइट। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। और प्रोग्राम आपको आते हैं, मुझे भी पता है, और उसमें से जो कोई प्रोग्राम्स है वो हम लेने ही वाले हैं, कोई इशू नहीं है, नो डाउट, राइट। सो सिर्फ आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टोटली थेरेटिकल चैप्टर। और आप देखो बिगिनर लेवल पे है ना, अभी अभी पाइथन के आप बिगिनर लेवल पे है। कुछ लोगों को तो प्रोग्रामिंग क्या है वो भी पता नहीं थी इससे पहले, राइट। आपको भी पता है, आपको पता थी क्या? नहीं पता थी। कुछ लोगों को पता है प्रोग्रामिंग का नॉलेज, लेकिन आप बिगिनर लेवल पे है। सो आपको इसमें से प्रोग्राम आना एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। सो सो इस चैप्टर में से सिर्फ थ्योरी ही आती है, और आया तभी भी एक सिंपल प्रोग्राम आएगा। देखो, प्रोग्राम ही नहीं आएगा ऐसा नहीं कह रहा मैं। सो मतलब चांसेस कमी है, आया तो एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे। ऑल राइट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब 6 क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक और रहता है आपको, राइट। एक उस क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन और रहते हैं, एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन रहते हैं, तो वो 6 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आएगा, कुछ इशू नहीं है। जो आपको थेरी वाला हो तीनों में वो आप चूज करें। ऑल राइट। सो ओपी। अब ओपी को डर क्यों लगता है, लोगों को डर क्यों लगता है, स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है ओपी? अरे देखो ना, थेरेटिकल चैप्टर है, फिर भी ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। आपको अगर मेरा रॉन्ग लग रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा आपको लग रहा है, तो आपके ही फ्रेंड को आप पूछो कि ओपी तो करने वाला है क्या, नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओपी बहुत स्टूडेंट्स ऑप्शन में छोड़ देते हैं। क्यों ऑप्शन में छोड़ देते हैं? व्हाई टू फियर जब सुयश इज हियर। जो 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 ये वीडियो देख रहा है वो ऑप्शन में ये नहीं छोड़ेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। आगे आगे देखो ना होता है क्या, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। ओपी प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स टू स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स। ओपी क्या प्रोवाइड करता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। देखो, मैंने आपको अभी ही बताया, मतलब 5 मिनट होके बताए होंगे कि ओपी क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, काम हुआ उस वो खत्म हुआ, राइट। सो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स से और कंसेप्ट से वो आपको कुछ भी वर्क प्रोवाइड करता है, और आप वर्क कर सकते हो वहाँ डायरेक्ट, मतलब उसका काम ही है वो टाइम पास बिल्कुल नहीं करता। जहाँ मतलब आपको अगर आप उसने आपने अगर कमांड दी उसको तो ये करो, वो टोटली यही करेगा, कोई मतलब टाइम पास ही नहीं।
सिंपल। स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स, अभी मैंने बताया कि आप कमांड क्यों दे रहे हो, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने ही दे रहे हो ना, सिंपल। सो और एक आपको बताना था मुझे कि देखो आप बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आपके पास, ऑब्वियसली वेटिंग इज ओवर नाउ, ओ पी इज फ्रंट ऑफ यू, बट कुछ लोग नहीं, एक ही है, कोई भी मतलब फालतू की कमेंट कर रहा है, एक ही है कोई, आई डोंट नो, वी ब्लॉक्ड दैट पर्सन, बट अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में ऐसा दिखा दिखा तो आपको ही उससे रिप्लाई करना है, मैं नहीं करूँगा। आपको पता है हमारी क्वालिटी, हमारे नोट्स, और मैं आपको कोई रॉन्ग बता रहा हूँ क्या, सिंपल। आपको उसे रिप्लाई करना है अगर कोई है ऐसा। और देखो मैं प्रीमियर कर देता हूँ, आप प्रीमियर करने के बाद लाइव देखते हो वीडियो, वो प्रीमियर मतलब वीडियो आने से पहले ही कुछ लोग डिसलाइक कर देते हैं, अरे व्हाट इज़ दिस। अरे भाई आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझा नहीं तो डिसलाइक करो यार, व्हाट इज़ दिस। मतलब आई डोंट नो, कुछ लोग होंगे मतलब यूट्यूब के होंगे, आई डोंट नो, बट है कुछ लोग कि वो जल रहे हैं हमारे, हम पे जल रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है एक अकेला बंदा इतने वन शॉट कैसे ला रहा है, राइट। इसलिए वो जलते हैं कुछ लोग, आई डोंट नो कौन है वो। अगर आपको कमेंट बॉक्स में दिखे हो, और देखो कमेंट भी बी रिस्पेक्टफुल, यहाँ बहुत लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, आपकी कमेंट भी, सो कुछ गलत मत लिखो यार, राइट। अगर मैं मुझे भी आपको ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता, अगर ब्लॉक हो जाओगे तो यूट्यूब पे कहीं भी चैनल ही नहीं दिखेगा आपको, सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। एंड मुझे भी बहुत गलत लगता है आपको ब्लॉक करने के लिए, सो आप ब्लॉक हो जाओ, ऐसा कुछ करो ही मत, ऑल राइट। सो इंक्लूड्स, आप ओ पी ही देखते हैं हम, नो टाइम पास। इंक्लूड कोड रियूजिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजियर मेंटेनेंस। ऑब्वियसली ओ पी के जरिए हमें कोड रीयूज कर सकते हैं, वो मॉड्यूलरिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटेन भी होता है वो कोड, राइट। वो सब हमारे एडवांटेजेस है ओ पी के। सो ओ पी के डिसएडवांटेजेस तो निग्लिजिबल ही निकले, लेकिन एडवांटेजेस बहुत सारे निकले। सो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऊप्स ने मतलब ऊप्स को एक्सेप्ट किया। सो इसमें आते हैं हमारे सी पी पी, जावा और हमारा पाइथन अंकल, साफ हमारा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या आता है, आपको पता है, फर्स्ट फीचर इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज मेथड्स एंड मैसेज पासिंग, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस, नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, और भी आते होंगे रियूजिबिलिटी, डिलीगेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन। और ये सब फीचर्स हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। और यहाँ से ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज रियूजिबिलिटी, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस यूनिट का हर्ट है ये, फीचर्स ऑफ ओओपी इस यूनिट का हर्ट है। सो प्लीज़ टाइम पास करके मत देखो, अब अच्छे से ध्यान दो यहाँ, ऑल राइट। सो फीचर्स ऑफ ओओपी, फर्स्ट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आ गए। पाइथन अलाउज द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस यूजिंग द क्लास कीवर्ड। अब देखो जिसका सीपीपी हुआ है उनको पता है हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। कोई भी ऊपर क्लास देते हैं और उसके बाद नेम देते हैं, हो गया क्लास के, और कॉलन देते हैं, हो गया क्लास क्रिएट। सो पाइथन में भी वैसा ही है, क्लास और उसका क्लास नेम, ऐसा हमको, ऐसा सिंटैक्स से हम क्लास क्रिएट करते हैं, हम देखेंगे बाद में सिंटैक्स भी। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस एंड ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव क्लास। अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पड़ेगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है। सो क्लासेस कहती रहे एक ब्लूप्रिंट रहती है, ब्लूप्रिंट मतलब उसी तरीके से इंडिया और इंडिया में के सभी स्टेट्स, ये मैंने एग्जांपल्स दिया था। तो क्लास जो होता है वो इंडिया है, और उसके अंदर के स्टेट्स है हमारे, वो ऑब्जेक्ट्स है, सिंपल सिंपल। ऑब्जेक्ट्स इज सब पार्ट ऑफ क्लास, सिंपल। ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। अब व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सब आपको पता चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पता चले क्या, कि एक क्लास रहता है, हम उसे क्रिएट करते हैं ऊपर,
और क्रिएट करने के बाद जो उस ऑब्जेक्ट है वो क्लास का ही ऑब्जेक्ट रहता है। उस ऑब्जेक्ट में हम उसे कॉल करते हैं, कॉल मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब वो क्लास एग्जीक्यूट होता है, वो ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी उस फंक्शन का नेम लेके। आपको सिंटैक्स में पता चलेगा हाउ इट डिफाइन एंड हाउ इट वर्क्स। सो देखो अब यहाँ मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। आपने अगर, इसलिए मैंने कहा था कि पहले के वीडियोस देखो करो यार। पीपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आप न्यू यूनिट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं रहता। सभी यूनिट्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं पीपीएस में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है ऑब्वियसली। आपको पिछले का नहीं पता तो आपको ये समझ सकता है क्या, उसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। अगर आपने पहले के चारों वन शॉट देखे हैं, गारंटेड 100% गारंटेड आपको पीपीएस मतलब क्लियर ही, क्लियर पीपीएस गारंटी। इतनी गारंटी देता है क्या कोई, मैं दे रहा हूँ, आपने अगर वो देखे होंगे। बट एटलीस्ट ओओपी के लिए एटलीस्ट आप फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, थर्ड यूनिट है हमारा, थर्ड वन शॉट है, चेक करो प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट भी लिंक भी दे रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज चेक करो। सो वो फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स देख के यहाँ आओ प्लीज़, आपको कुछ नहीं समझेगा अदरवाइज। ये क्लासेस क्या रहते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, यहाँ ही आपको समझ आ जाएगा प्रोग्राम में एक्चुअली क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब देखो क्लासेस क्या है। क्लासेस मतलब यहाँ देखो एक मेन बॉडी है क्लास, और यहाँ हम कैसे क्रिएट करते हैं क्लास, और उसके ही एक स्पेस देके क्लास नेम, उसका नेम जो कुछ है वो हम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल रहता है, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, प्राइवेट रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, पब्लिक रहता है। पब्लिक में आपको वो सबके लिए हो जाता है, खुला हो जाता है पब्लिक। प्रोटेक्टेड मतलब वो प्रोटेक्टेड रहता है, कोई भी रहता है, मतलब प्राइवेट की तरह ही रहता है। प्राइवेट मतलब वो सिर्फ आपके लिए ही रहता है, राइट, आपको उसे किसी के लिए नहीं देना है, राइट, वो प्राइवेट में आता है, राइट। आपको नाम से ही है ना, पब्लिक मतलब वो पब्लिक कर देंगे हम, प्राइवेट मतलब वो आपके लिए ही रहेगा सिर्फ, और प्रोटेक्टेड मतलब वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सिंपल। और उसके बाद वेरियस फंक्शंस हैं हम यहाँ क्रिएट किए हैं, इसलिए मैंने कहा था फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स देख के आ जाओ। अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा कि यहाँ क्या है, ये फंक्शंस क्यों क्रिएट किए हैं, ये सब यहाँ इस क्लास में ये फंक्शंस क्रिएट किए हैं। सो उसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस भी ये क्लास के सब पार्ट्स होते हैं, राइट। मतलब ये देखो ना, एक क्लास में ही हमने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं, ऑल राइट। अब उसके बाद क्या लिखा है हमने, अब क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या, देखो ये क्लास क्लास क्रिएट किया और यहाँ इंडेंटेशन में सब फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमने इंडेंटेशन के बाहर लिखा है। यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ मैंने इसलिए लिया ये इंडेंटेशन के बाहर है, लेकिन ये क्लास है ना, सो ये इसके लाइन में है, क्लास के यहाँ है ये ऑब्जेक्ट नेम। सो ऑब्जेक्ट नेम यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये स्वतंत्र अपना ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, राइट। सो इसलिए ये बाहर आया। तो ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, एक कोई भी नेम देते हैं और इक्वल टू करते हैं, और जो क्लास नेम है हमारा वो क्लास नेम यहाँ लिखते हैं। और अगर आपको आर्गुमेंट देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पास है, कुछ लोग यहाँ आर्गुमेंट ऑलरेडी पास कर देते हैं, तो आपको आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास नेम उसका फंक्शन ही लिखो, सिर्फ क्लास नेम। लेकिन हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो आपको आप पता चला क्या, कि जो आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है वो नाम लिखेंगे और इक्वल टू करके क्लास का नाम लिखेंगे, सिंपल। ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ उस क्लास का, सिंपल। यही है सिंटेक्स हमारा। सो नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हमको क्या क्या देखना है और क्या क्या हमने सीखा, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में की पॉइंट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। ऑब्वियसली क्लास डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन क्लास, अभी हमने देखा क्लास कीवर्ड से, और वहाँ स्पेस देके हम एक नाम कौन सा भी लिखते हैं तो उसका कहते हैं क्लास डिफिनेशन, उसे कहते हैं, मतलब इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनिएशन। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट इंटरैक्शंस, इनहेरिटेंस, ये सब है ना, ये भी फीचर्स है ओओपी के, वो हम डिटेल में बाद में देखने ही वाले हैं। सो यहाँ हम अगर टाइम पास करेंगे, वह मतलब टाइम पास नहीं, यहाँ देखेंगे तो वो डबल हो जाएगा, राइट। सो आपको ये नेक्स्ट पता चलेगा, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन, आपको पता चलेगा कि आगे क्या है ये, राइट, ऑल राइट। सो डायरेक्ट हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सो आपको डिटेल में आप पता चलेगा कि
व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड उसका यूज करके हम प्रोग्राम कैसा बनाते हैं अब ये आपको पता चलेगा। सिंपल। सो क्लास, अब यहाँ देखो क्लास, या सिंटैक्स में आपने क्या लिखा था, क्लास और क्लास नेम, राइट। सो रेक्टेंगल क्या है, यहाँ क्लास नेम है, यहाँ हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है, राइट। सो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ विड्थ हाइट फंक्शन, यहाँ मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन का नाम क्या है, आपको मेरा ये क्वेश्चन है, आपने अच्छे से दिया क्वेश्चन का आंसर भी, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये इस फंक्शन का नेम है। आपको पता है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स आपने देखा है, इसलिए कहा था देखो, नहीं देखा तो वो आपकी गलती है, आई डोंट नो। सो अब आपको क्वेश्चन पड़ा होगा ये ऐसा फंक्शन क्या है, आप यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये एक फंक्शन है और उसका नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, इतना ही, और ये सब यहाँ आर्ग्यूमेंट्स है, इतना ही सिर्फ आप याद रखो। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या, और ये भी सेल्फ भी एक्चुअली है क्या, ये आपको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि उसका पार्ट आगे है। आपको यहाँ अभी बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके भेजे में क्या रखना है, सिर्फ ब्रेन में आपको इतना ही रखना है कि ये फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट है, सिंपल, और ये आर्ग्यूमेंट्स है। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हमने यूनिट 3 में कवर किया है। सो आपको अगर अपना नुकसान करना है तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इस वीडियो को देख के, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा तो क्यों ही आप वीडियो को देख रहे हो यार, पॉज करो, यूनिट 3 देख के आओ, आपके लिए ही कह रहा हूँ ना, मुझे क्या है। सो नेक्स्ट इज सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ ये इनिट, क्योंकि ये यहाँ आया है और मुझे आपको बताना मस्ट है, क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगा और मैंने 100% गारंटी दी है, तो आपको मुझे ये बताना मस्ट है अभी के अभी ही। सो बाद में हम डिटेल में देखेंगे ही, बट इट शॉर्ट क्या है, इनिट फंक्शन, कोई भी हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, वहाँ हम एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन, एक कंस्ट्रक्टर रहता है, ये इनिट एक कंस्ट्रक्टर है पाइथन में, बाकी के लैंग्वेजेस में वो डायरेक्ट रहता है, लेकिन ये इनिट इस तरीके से वो कंस्ट्रक्टर रहता है। मतलब कोई भी हम क्लास करते क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट फंक्शन हमारा इनिट ही रहता है मैक्सिमम टाइम्स, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ देखो ये मैंने सेल्फ दिया, विड्थ दिया, हाइट, और देखो ये हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, यहाँ मैंने अभी आपको पहले ही बता देता हूँ एरिया निकाल रहे हैं। तो अब देखो एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज विड्थ इंटू हाइट, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये दो ही आर्गुमेंट्स चाहिए, ये सेल्फ क्यों ले रहे हैं हम, तो सेल्फ इज एक ऐसा फंक्शन रहता है वो मेमोरी क्रिएट कर देता है, मतलब इस विड्थ और हाइट के लिए मेमोरी क्रिएट कर देता है, मतलब इस सेल्फ का कोई इश्यू नहीं है हमें, ये विड्थ और हाइट ये दो ही आर्गुमेंट है यहाँ, ये सेल्फ की वर्ड क्या रहता है, वो मेमोरी क्रिएट कर देता है, सेल्फ डॉट विड्थ। देखो यहाँ क्या हुआ, उस सेल्फ ने मेमोरी क्रिएट कर दी विड्थ के लिए। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डॉट हाइट, मतलब क्या है, उस सेल्फ ने हाइट के लिए मेमोरी क्रिएट कर दी। और यहाँ देखो सेल्फ डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सेल्फ डॉट मतलब यहाँ विड्थ है तो सेल्फ डॉट में भी विड्थ ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता, आप दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली सेल्फ क्या है, इसलिए मैंने ये सेम सेम लिया, ऐसा कुछ नहीं, आप डिफरेंट भी ले सकते हो यहाँ, आपकी चॉइस। लेकिन आपको आप पता क्या चला, ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन रहता है इनिट, और इस यूनिट में बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ रहता ही है। वो सेल्फ क्यों रहता है, अभी मैंने बताया क्यों, सेल्फ इज द कीवर्ड और आर्गुमेंट और वेरिएबल विच स्टोर्स विच क्रिएट्स द मेमोरी ऑफ अदर आर्गुमेंट्स, राइट। सो ये विड्थ और हाइट के लिए मेमोरी क्रिएट किया है इसने, सेल्फ डॉट विड्थ, मतलब क्या हुआ, ये जो विड्थ आर्गुमेंट है, अब ये जो विड्थ उसके लिए एक मेमोरी स्टोर हुई यहाँ, और सेल्फ डॉट हाइट इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइट का ऑब्जेक्ट देखो ना, हाइट ये कहाँ इनिशियलाइज किया है मैंने, सेल्फ डॉट हाइट, सो इसके लिए भी यहाँ एक मेमोरी क्रिएट होगा। तो अगर विड्थ में अगर मैंने 10 डाला तो ये 10 इधर जाएगा, इस मेमोरी क्रिएट हुई है अभी, हाइट डाला, हाइट में 15 डाला तो 15 इधर जाएगा, सिंपल। अब आपको पता चला, वेरी नाइस। सो नहीं भी पता चला होगा कुछ इशू नहीं है, ये थेरेटिकल चैप्टर है, आपको थेरी समझ में आई, नो इश्यूज, सिंपल, आप फोड़ देंगे। ये प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा ऑलराउंडर आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे तो आई थिंक समझ रहा है कि आपको पता चला होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सो अब यहाँ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिफाइन किया हुआ, क्या है, डेफ कैलकुलेट एरिया डॉट मतलब फंक्शन में सेल्फ। अब यहाँ देखो ये भी क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नेम क्या है, कैलकुलेट एरिया,
राइट, कैलकुलेट एरिया है। सो इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट विड्थ एस्टरिस्क सेल्फ डॉट हाइट, और आपके भाषा में स्टार देखो, और ये जो ऑपरेशन है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न क्या होता है ये मैंने आपको यूनिट 3 में ही बताया है, राइट, यूनिट 3 में ही बताया है। यूनिट 3 फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, राइट। सो रिटर्न किया मतलब क्या हुआ, अब देखो सेल्फ डॉट विड्थ क्या है, ये विड्थ है, यही हमने इनिशियलाइज किया है ना। सेल्फ डॉट हाइट क्या है, ये हाइट है, राइट। अगर मैंने यहाँ 10 डाला, हम पास करेंगे, बाद में पास करेंगे नीचे, हम अगर 10 और 20 डाला तो 20 × 10 क्या हुआ, 200 आया, राइट। सो एरिया क्या निकला, 200। लेकिन ये जो ऑपरेशन है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सेल्फ डॉट विड्थ स्टार सेल्फ डॉट हाइट ये है, ये हमने रिटर्न किया, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको मैंने बताया था ऑलरेडी यूनिट 3 में, अभी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू इस फंक्शन में गई, सिंपल, राइट। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद ये देखो ये इंडेंटेशन में है। अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो ये क्लास के सीधे नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा यहाँ, रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल 4 6। अब ये रेक्टेंगल स्मॉल है, राइट, स्मॉल है, और यहाँ हमने स्मॉल रेक्टेंगल मतलब स्मॉल आर वाला रेक्टेंगल कहाँ लिखा है क्या, नहीं, राइट। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट ही है, राइट। और यहाँ कैपिटल आर वाला रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये हमारा क्लास नेम है, राइट। मैंने सिंटेक्स में ही आपको बताया है कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं हम डायरेक्ट, उसको इक्वल टू करते हैं मतलब इनिशियलाइज करते हैं, और क्या करते हैं, उस क्लास का नेम लिखते हैं, सिंपल, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और उस क्लास का नेम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस क्लास का ये स्मॉल आर वाला रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, सिंपल। और हमने यहाँ देखो ना, यहाँ सिर्फ ऑपरेशन है, वहाँ हमको वैल्यूज तो चाहिए इसको ऑपरेशन के लिए, तो अब ये कंपाइल टाइम है, मतलब कंपाइल टाइम मतलब हमने सीधे प्रोग्राम में ही वैल्यू दी है, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं हम इधर। सो रेक्टेंगल 4 6 यूजर से भी ले सकते हैं हम इनपुट करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके वो, ठीक है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज लिया। सो रेक्टेंगल 4 और 6, राइट, 4 और 6 ये हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, राइट। ये हमने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे क्यों पास किए, आपको क्वेश्चन पड़ा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ हम फंक्शंस रहते हैं, उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम, यहाँ हमने क्लास में आर्ग्यूमेंट क्यों पास किया, तो वही रहता है ओओपी में, यही खासियत है ओओपी की, कि ये देखो ना, ये फंक्शन किस में है, ऑब्वियसली क्लास में है ना। सो क्लास में अगर आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शंस में आ ही जाएंगे, राइट। सो ओओपी की वही प्रॉपर्टी रहती है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, देखो क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल स्मॉल आर वाला लिखा है मैंने, और उसको ही फंक्शन में मैंने यहाँ आर्गुमेंट पास किए, मतलब हम क्लास में ही आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं। यही डिफरेंस है हमारा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स में, सिंपल, अब आपको पता चला। सो 4 और 6, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा होगा कि यहाँ 4 और 6 तो आप पास हो जाएंगे यहाँ इस फंक्शंस में सभी। सो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ तो मैंने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, आपने तो 2 ही मतलब दिए, ये तो एरर आएगा, लेकिन नहीं, एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेल्फ, मैंने आपको कहा ये आर्गुमेंट नहीं है, सेल्फ कीवर्ड है एक, सेल्फ मतलब वो देना ही पड़ता है आपको, क्यों, क्योंकि उसकी मेमोरी स्टोर करने के लिए। सेल्फ डॉट विड्थ, ये विड्थ उसकी मेमोरी स्टोर हुई, सेल्फ डॉट हाइट, ये हाइट के लिए ये मेमोरी स्टोर हुई। तो 4 और 6, अब 4 कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट विड्थ में जाएगा, यहाँ विड्थ में जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट हाइट में जाएगा, राइट। सो इससे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम, और क्लास के नेम में ही हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प की है, सीखी है, नई नई चीज़ें सीखी है। सो अब नेक्स्ट क्या है, एरिया। सो एरिया इक्वल टू क्या है, रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया फंक्शन। देखो कैलकुलेट डॉट एरिया फंक्शन, ये मैंने मतलब ये यहाँ क्या है, ये मैंने ये फंक्शन कॉल किया, राइट, ये फंक्शन कॉल किया मैंने, तो ये फंक्शन मैंने ऐसे क्यों कॉल किया, इक्वल टू एरिया करके, क्योंकि यहाँ मैंने रिटर्न किया है। आपको पता है हम अगर कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कोई एक वेरिएबल में उस फंक्शन को इनिशियलाइज करके कॉल करते हैं। हम सिर्फ रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया इतना लिख सकते थे, ये एरिया इक्वल टू, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी अगर हम रिटर्न नहीं करते तो, लेकिन हमने रिटर्न किया है इसलिए हमने एरिया इक्वल टू। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिटर्न किया मतलब ये वैल्यू जो है
ये 4 एंड 6 है, राइट। सो ये प्रोग्राम में क्या चेक करेगा, क्लास में या 4 एंड 6 आएगा, यहाँ 4 इस विड्थ में जाएगा, हाइट में 6 जाएगा, राइट। सो सेल्फ डॉट विड्थ क्या है 4 एंड सेल्फ डॉट हाइट क्या है 6, सिंपल। कंपाइलर ऐसा चेक कर रहा है। नेक्स्ट कंपाइलर आ जाएगा इसमें। सो यहाँ क्या है, सेल्फ डॉट विड्थ क्या है 4 है एंड सेल्फ डॉट हाइट क्या है 6 है। सो 4 इंटू 6 क्या हुआ 24 हुआ ऑब्वियसली। सो ये 24 रिटर्न किया है हमने, तो रिटर्न किया मतलब इस फंक्शन में ही ये जाता है अगेन। सो इस फंक्शन में ये स्टोर हुआ अगेन। सो इस फंक्शन में अगर ये स्टोर हुआ तो देखो इस फंक्शन में स्टोर हुआ तो उसको हमको निकालना तो पड़ेगा। सो यहाँ एरिया इक्वल टू किया हमने, मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो इस वेरिएबल में हमने ये इनिशियलाइज किया, ये फंक्शन ही कॉल किया। सो इसमें से जो वैल्यू है 24 वो एरिया में आ जाएगी अब, राइट। अब हमने प्रिंट एरिया किया तो डायरेक्ट हमको 24 मिलेगा, राइट। ये एक्चुअली यूनिट 3 में हो गया है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दी। अगर आपको नहीं पता चला ये, आई थिंक आपने यूनिट 3 गाना सुन के और कोई टाइम पास करके देखा है, राइट। अगर आपको यूनिट 3 देख के भी ये पता नहीं चला होगा, समझ नहीं आया होगा, तो एक बार यूनिट 3 देख लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग है ये, आपको डेली प्रैक्टिस लगती है। अगर आप गैप गैप रखते हैं करते हो तो नो, आपने देखा होगा फिर भी एक बार देखो यूनिट 3 2x के स्पीड में देखो, आधा घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रोग्राम देखो, सिंपल सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखो प्रिंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एरिया, एरिया क्या है अभी मैंने बताया 24 आया आंसर। सो आउटपुट क्या आएगा इसका, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 24, सिंपल। सो इसे कहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आपको क्वेश्चन पड़ा होगा क्यों यहाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स करके इतना सारा हमने लिखा, हम सिंपल तरीके से भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते थे, कैसे। पहले हम डायरेक्ट ऑब्वियसली एक कोई भी यूज़र इनपुट लेते थे ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स में, और डायरेक्ट आप वैल्यू देते होंगे। ए इक्वल टू हमने 6 4 दिया, उधर बी इक्वल टू 6 दिया, नीचे सी इक्वल टू 4 इंटू 6 दिया, राइट। और यहाँ उसके नीचे लिखा प्रिंट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 इंटू 6 और सी, राइट। तो आपको प्रिंट मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 इंटू 6 मतलब 24। सो उस तरीके से भी आप लिखते होंगे, राइट। आपने किया भी है सिंपल तरीके से ये प्रोग्राम, लेकिन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था क्या कि आप सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये चीज़ें सब कुछ कर सकते हो प्रोग्राम, एंड वही प्रोग्राम आप ओओपी में भी कर सकते हो, राइट। तो आप तो बोलेंगे ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, स्ट्रक्चर्ड में तो सिंपल था। नहीं नहीं, कुछ प्रोग्राम्स यहाँ कॉम्प्लिकेटेड थे होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स वहाँ कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, राइट। सो मैक्सिमम प्रोग्राम्स ओओपी में स्मॉल रहते हैं, ये बड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो भी स्मॉल, ये भी स्मॉल आप कर सकते हो, और भी स्मॉल होगा ये। देखो आप थोड़ा सा आपका दिमाग लगाओ, होगा ये भी स्मॉल। सो मुझे आपको बताना क्या था, सिर्फ हाउ टू क्रिएट क्लास एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने पूरा ही बताया, हाउ सेल्फ ऑब्जेक्ट व्हाट इज इनिट सब कुछ बताया मैंने। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ऑल राइट। सो आप फोड़ ही देंगे ये प्रोग्राम, जिसको जिसको समझा वो फोड़ देगा, ऐसा मैं कहूँगा क्या, नहीं। प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में, तो नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको समझनी है, सिंपल। क्लास हम ऐसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं क्लास में से, आर्ग्यूमेंट्स सीधे क्लास में पास करते हैं, सिंपल। सेल्फ क्या है, ये मेमोरी स्टोर करने के लिए, अनदर आर्ग्यूमेंट्स के लिए, सिंपल। इतना आपको याद रखा, नो हो गया बस, एवढंच आहे यामध्ये। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। हे लगेच कसं काय आलं आय डोंट नो, अजून आहेत कारण फीचर्स, सो करा। आठवण केली असेल आई थिंक, पीपीटीनीच आठवण केली तुम्हाला, पीपीटी ने ही आपको याद किया, देखो लाइक करो, आप भूल गए होंगे लाइक करने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि आपको हार्ड जाता है ना समझने के लिए, इसलिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स एंड मैसेज पासिंग। अब बहुत हम इजी पार्ट के पास आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम इजी पार्ट्स के पास आ रहे हैं। सो मेथड्स एंड मैसेज पासिंग, मेथड्स एंड मैसेज पासिंग में क्या रहते हैं, methods are functions that are associated with a class and define the behaviors or actions that objects of that class can perform. Methods are used to encapsulate functionality and operate on the data attributes of an object. अब देखो methods क्या रहते हैं,
मेथड्स कोई भी फंक्शंस रहते हैं, राइट, और वो क्लास से ही एसोसिएटेड रहते हैं। और देखो मेथड्स मतलब आप मैं कैसे बताऊँ, देखो ना, मेथड मतलब ये सेल्फ इनिट था। इनिट क्या है, ये मेथड है किसका, क्लास का, क्लास से एसोसिएटेड था, और इनिट में ही सेल्फ ऑब्जेक्ट था, तो उसकी कुछ तो एक मेथड है ना, क्या है वो, मेमोरी क्रिएट कर रहा है दूसरे आर्गुमेंट्स की, तो इसे कहते हैं मेथड। और मैसेज पासिंग ऑन द अदर हैंड इज द मैकेनिज्म बाय विच ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब अब मैसेज पासिंग इसके वर्ड से ही आपको समझ रहा है क्या, कि वो मैसेज पास करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं एक क्लास में। सो उसको अगर आपको मतलब उस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करना है तो मैसेज पासिंग हम करते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे बाद में, सिर्फ आप इतना याद रखो, वो मेसेज मतलब पास करते हैं एकमेकांना, ते पास करतात आणि बोलतात, म्हणजे इमॅजिनरी आहे हे, जस्ट लक्षात ठेवा. So it allows for the separation of concerns where objects focuses on their specific task, responsibilities, where delegating task to the other objects through message passing. Obviously, अब देखो मेथड्स आणि मेसेज पासिंग एक सिंपल मध्ये सांगतो तुम्हाला काय असतं ते. देख बघा आता, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में क्या रहता था, इनहेरिटेंस में एक क्लास आप क्रिएट करते थे, तो उस क्लास में नेक्स्ट क्लास आप इनहेरिट करते हो, राइट. सो वो इनहेरिट किया आपने क्लास, तो क्लास ए ऊपर क्रिएट किया, नीचे क्लास बी क्रिएट किया, और क्लास बी में आप क्लास ए में भी इंक्लूड किया, राइट. क्लास बी में आप क्लास ए इंक्लूड किया, तो इसका आप अगर नीचे क्लास बी भी पुकारेंगे तो क्लास ए ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा. सो हमने ये क्या किया, ये मेथड पासिंग की वजह से हुआ. हमने यहाँ एक मेसेज पास किया उसको, क्या की बाबा क्लास ए मध्ये मी तुला इन्क्लूड केलेलं आहे, क्लास ए बी मध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. सो फक्त क्लास बी जरी मी रन केला, क्रिएट केला खाली, तरी क्लास ए ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. सिंपल. सो इसे कहते हैं मेथड्स एंड मैसेज पासिंग. ये आपको आगे पता चलेगा. नेक्स्ट सिंटेक्स ऑफ मेथड एंड मैसेज पासिंग, हम कैसे करते हैं मेथड पासिंग, मैसेज पासिंग आपको पता चलेगा. अब क्लास नेम आपको पता ही है, ऐसे क्लास क्रिएट करते हैं. ये डेफ इनिट फंक्शन हमारा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर है ऑप्शनल रहता है. उसके बाद नेक्स्ट हमने मेथड 1, देखो मेथड 1 हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दी. डेफ मेथड 2 यहाँ हमने क्रिएट कर दी. मेथड 2 डेफिनेशन, मेथड 1 डेफिनेशन. नाउ एडिशनल मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ये ऑप्शनल रहते हैं. ये देखो ये सब फंक्शंस है इस क्लास में से. अब यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्लास नेम, आर्गुमेंट्स. अब यहाँ देखो हैशटैग कॉल अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग मैसेज पासिंग. अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, राइट. कॉल अ मेथड ऑन द ऑब्जेक्ट यूजिंग मैसेज पासिंग. ऑब्जेक्ट में से मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ. देखो ना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड 1. कहाँ है मेथड 1, यहाँ, राइट. मैंने अभी मैंने आपको बताया कि हम कैसे कॉल करते हैं. सो ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ का फंक्शन, सो ऐसे हम फंक्शन कॉल करते हैं. आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया, यहाँ भी बताता हूँ. सो यहाँ मैंने मैसेज पास किया ना, कि क्या, कि ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है डॉट करके ये मेथड 1, राइट. और यहाँ आर्गुमेंट पास किया, यहाँ मैंने आर्गुमेंट पास किया, सिंपल. यहाँ मैंने मेथड 2 कॉल किया, तो ये मैं मैसेज पास करके बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ में मेथड 2 है, वो तू आ जा, यहाँ तू यहाँ कॉल हो जा. सो ये मैसेज पास कर रहा हूँ ना मैं एक, सो इसे कहते हैं मैसेज पासिंग. सिंपल. सो अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस ऑफ मैसेज पासिंग. सिंपल है ये, सेंडिंग अ मैसेज, रिसीविंग अ मैसेज एंड मेथड एग्जीक्यूशन. ऑब्वियसली मतलब ये इमेजिनेशन जस्ट करो कि वो इमेजिनरी सेंड करता है मैसेज उसको रिसीव होता है जहाँ उसने सेंड किया है, और मेथड एग्जीक्यूट होती है. सिंपल. और रिटर्निंग अ रिजल्ट, आपको ऑब्वियसली रिजल्ट तो मिलेगा ही, विदाउट रिजल्ट हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो अब इनहेरिटेंस, अब मेरा मतलब बहुत फेवरेट चैप्टर है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में क्या आता है,
इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ओपी, लेकिन इनहेरिटेंस में क्या आता है मैं आपको बताऊंगा. सो इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास कॉल्ड अ चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड अ पेरेंट और बेस क्लास, राइट. सो इनहेरिटेंस क्या करता है? क्लासेस क्रिएट करता है. मतलब हम क्लासेस क्रिएट करते हैं. मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया था. ऊपर हमने क्लास ए डिफाइन किया, नीचे हम क्लास बी डिफाइन करेंगे, और क्लास बी में हम क्लास ए इंक्लूड करेंगे. करते हैं हम ऐसे. सो अगर हमने सिर्फ क्लास बी भी कॉल किया नीचे, तो क्लास ए ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. वही इनहेरिटेंस है. सो हम नीचे देखेंगे ही क्या है इनहेरिटेंस एक्चुअली. इट प्रोमोट्स कोड रीयूज, मॉड्यूलरिटी एंड फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड क्लासेस इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम. सिंपली मैं आपको बताता हूँ इनहेरिटेंस क्या है. सिंटैक्स में आपको पता चलेगा. क्लास, पेरेंट, क्लास. अब देखो क्लास का नेम क्या है? पेरेंट क्लास, राइट. सो उसमें देखो पेरेंट क्लास एट्रीब्यूट्स ये जाने दो. क्लास, चाइल्ड क्लास, पेरेंट. आप यहाँ देखो, यहाँ यही इनहेरिटेंस है. क्या? मैंने यहाँ एक क्लास क्रिएट कर दिया, उस क्लास का नेम क्या है? पेरेंट क्लास, राइट. क्लास मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन उस क्लास का नेम क्या है? पेरेंट क्लास है. सो मैंने यहाँ नीचे और एक क्लास क्रिएट कर दिया. ऐसा कुछ नहीं रहता आप एक ही क्लास क्रिएट करना है. आप मैक्सिमम मेनी क्लास क्रिएट कर सकते हो. सो मैंने यहाँ एक क्लास क्रिएट कर दिया नीचे, उस क्लास का नेम है चाइल्ड क्लास. कोई भी नेम रखो आप. मैंने यहाँ चाइल्ड क्लास आपको समझने के लिए ऐसा लिखा है. सो यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, और यहाँ मैंने इस क्लास को भी इंक्लूड कर दिया उस फंक्शन में, पेरेंट क्लास. सो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चाइल्ड क्लास है, अब ये पेरेंट क्लास में जो कुछ कोड था, जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो इस चाइल्ड क्लास में भी आ गई. सो इससे कहते हैं इनहेरिटेंस. क्या है इनहेरिटेंस? पता चला ना आप कि ऊपर का जो क्लास है वो अगर किसी और क्लास में हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं क्लास नेम दूसरा, तो उस क्लास में इस क्लास की प्रॉपर्टीज आ जाती है. सिंपल. अब देखो ना, आपके पास आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी ही ना, राइट. डीएनए आपको पता ही है ना, डीएनए मैच होता है हमारे पेरेंट्स के जैसे. सो पेरेंट्स के हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे अंदर मतलब बाय डिफॉल्ट रहती ही आती है. सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. अब आपको मैं बार बार वही बताऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे. एक ही सेंटेंस में समझ लो. यहाँ हमने एक क्लास किया, उसका नाम है पेरेंट क्लास. यहाँ चाइल्ड क्लास है, उसमें हम ये क्लास इंक्लूड किया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है पेरेंट क्लास की वो चाइल्ड क्लास में आ जाएगी. सिंपल. सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. ये इनहेरिट कर रहे हैं हम किसी क्लास को दूसरे क्लास में. सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. और नीचे अगर मैंने सिर्फ चाइल्ड क्लास ही, ये चाइल्ड क्लास है, वही सिर्फ कॉल किया ऑब्जेक्ट में, सो ये पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, राइट. सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. सो आपका काम, वर्क बचा ना, टाइम बचा दूसरे दूसरे क्लासेस को रन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट में. एक ही क्लास आप क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट में, मतलब रन करेंगे. सो आपको ये भी आउट एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा. सिंपल. सो नेक्स्ट देखते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? कोड रीयूजिबिलिटी, हम रीयूज कर सकते हैं कोड. एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड भी होता है. पॉलीमॉर्फिज्म, ये दूसरा फीचर है ओओपी का, हम देखते हैं बाद में. इन शॉर्ट आपको इनहेरिटेंस कैसे याद रखना है वो आपको एक मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ. देखो 3 लड़के हैं, मतलब 3 क्लास है, और एक रस्सी है, एक रोप है, और उनको एक टास्क दिया कि कुछ भी करो, ये रस्सी मतलब स्ट्रेट ही रहनी चाहिए, उसमें टेंशन ही रहना चाहिए. सो पहला वाला लड़का क्या करता है? जाता है और रस्सी खींचता है. रस्सी बंधी हुई रहती है पेड़ को, और दूसरी बाजू ऐसे ही रहती है बाजू. सो वो जाता है और रस्सी खींचता है. अब यहाँ देखो, जहां वो रस्सी खींच रहा है वहीं तक ही टेंशन रहता है, राइट. उसके पीछे जो रिमेनिंग रस्सी बची हुई है उसमें टेंशन है क्या? नहीं. वो तो मतलब कैसी, वो टेंशन में नहीं है, राइट. स्ट्रेट नहीं है, राइट. सो दूसरा लड़का क्या करता है? उसके पीछे जाता है और वो रस्सी खींचता है. सो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब उसके मतलब आगे की रस्सी है वो पूरी टेंशन में आ जाएगी. मतलब टेंशन, पता है ना, टेंशन मतलब ब्रेन का टेंशन नहीं, हमारा टेंशन नहीं. टेंशन मतलब ताण म्हणतात. सो टेंशन में आ जाएगी, खींचता है वो. सो
लेकिन उसके पीछे की रस्सी थोड़ी सी बची हुई रहती है, वो तो टेंशन में नहीं है, राइट। सो तीसरा आता है और डायरेक्ट एंड को रस्सी के एंड में पकड़ता है और खींचता है। अब पूरी रस्सी टेंशन में आई। अब मुझे बताओ, वो थर्ड वाला जो बंदा है वो खींच रहा है सिर्फ, राइट। वो पहले दो बंदे हैं, उनको खींचने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि थर्ड वाले बंदे ने तो डायरेक्ट एंड को, मतलब एंड को खींच रहा है। सो पूरी रस्सी ही टेंशन में आ रही है। सेकंड दो जो बंदे हैं उनको खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो वो थर्ड बंदा ही उनका काम कर रहा है, राइट। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट। अब आपको अच्छे से पता चला कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, सिंपल। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या रहता है? आपने अगर 11वीं 12वीं अच्छे से की होगी तो आपको पता चलेगा कि एक केमिस्ट्री में पॉलीमॉर्फिज्म था। आपको सॉलिड स्टेट में ही था। क्या था? क्या था? सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। आई डोंट नो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, बट ऐसा कुछ था केमिस्ट्री में, राइट। मैंने आई थिंक रॉन्ग ही कहा 100%, लेकिन ऐसा कुछ तो था। मतलब क्या था कि सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ऐसा कुछ तो था। आई डोंट नो, जाने दो, केमिस्ट्री का जाने दो, हम पीपीएस का देखते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज एक है, मतलब काम, नाम अलग अलग है लेकिन काम है एक है। इन शॉर्ट ऐसा है। देखो हम देखते हैं, इट अलाउज अ सिंगल इंटरफेस और मेथड टू बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी इन कोड डिजाइन। मतलब क्या हुआ? एक सिंगल इंटरफेस है, सिंगल, मैंने आपको अभी अभी बताया, राइट। एक सिंगल इंटरफेस है लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, कोड प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है, राइट। सो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है देखो ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक आपका ऑब्जेक्ट है पेंसिल, राइट। एक पेंसिल आपका ऑब्जेक्ट है। उस पेंसिल से आप क्या क्या करते हो? आपके प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हो, लाइन वगैरह मार के। आप ड्राइंग करते हो अच्छे से उसी पेंसिल से। आप उसी पेंसिल से लिखते हो, राइट। आप उसी पेंसिल से, आपको ग्राफिक्स सब्जेक्ट होगा, राइट, वहाँ आप ड्राइंग निकालते हो। अब कुछ वाडिव लोग होंगे जो मुझे बताएंगे, नहीं सर हम वो पेंसिल नहीं यूज़ करते, हमारे सर ने हमें 1 HB लाने को कहा है, हमें 2 HB लाने को कहा है, हम नहीं यूज़ करते वो। बाळा तू डायरेक्ट घरी जा गुलीगत. अरे जस्ट एक्झाम्पल देतोय ना, समजून घे ना थोडंसं. सो याला म्हणतात पॉलीमॉर्फिझम. इससे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. क्या? देखो ना, पेंसिल एक ही ऑब्जेक्ट थी लेकिन उस पेंसिल से हम काम बहुत सारे कर रहे हैं, राइट. तो इसे ही कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. सिंपल. सो दिस इनहांसेस कोड फ्लेक्सिबिलिटी, reusability and modularity. Polymorphism enables code to be written in a generic way, making it easier to maintain obviously and extend the functionality of an application. मतलब आप देखो, एक ही ऑब्जेक्ट है और ये बहुत सारे काम कर रहा है. सो देखो ना, ये मेंटेन करने के लिए भी बहुत इजी है, हमको समझने के लिए भी इजी है, हमारा टाइम भी बच रहा है, राइट. हमको ज़्यादा कोड भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहा है तो, राइट. सिंपल. सो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ओओपी. ये कोर प्रिंसिपल भी है फीचर्स के, मतलब फीचर्स भी है, कोर प्रिंसिपल भी है ओओपी के, राइट. ओओपी मीन्स क्या? oops मीन क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. along with encapsulation and inheritance obviously, and it plays, what is encapsulation आपको पता चलेगा नेक्स्ट. इनहेरिटेंस आपको मैंने रस्सी का एग्जांपल दिया है. एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग कोड एब्स्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या? फ्लेक्सिबल, कोड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वो मतलब रीयूज करने के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल है पॉलीमॉर्फिज्म. बहुत सारे प्रोग्रामर्स प्रोग्राम में पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते ही है, मोस्टली तो करते ही है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? इनहेरिटेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरिटेंस. ऑल राइट. सो हम नेक्स्ट देखेंगे IMP टर्म्स इन पॉलीमॉर्फिज्म. सो मेथड ओवरराइडिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे भी बोल सकते हैं हम. मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग में क्या रहता है? by overriding the method you can customize the behavior of derived class while maintaining the same interface. मतलब क्या रहता है?
आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कोई भी डिराइव्ड क्लास रहता है, राइट। डिराइव्ड मतलब पेरेंट क्लास नहीं, ऊपर का नहीं, नीचे का जो क्लास रहता है डिराइव्ड क्लास, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड उसको मेंटेन भी रख सकते हो और सेफ रख सकते हो। उसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और बाय मेथड ओवरलोडिंग allows you to define multiple behaviors of methods based on different parameter combinations। मतलब आप मल्टीपल बिहेवियर्स डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल बिहेवियर्स मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ऐसा ही है ना। आप मल्टीपल बिहेवियर, एक ही ऑब्जेक्ट से आप बहुत सारे काम कर रहे हो, राइट। सो इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या है? ओवरराइडिंग क्या है? आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ चेंज कर सकते हो, उसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग ये हुआ ओवरराइडिंग। देखो ना, ओवर मतलब उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ मेथड ओवरराइडिंग का? आप वो चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब चेंज कर सकते हो उसका बिहेवियर, उसका जो काम है डिराइव्ड क्लास का। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग क्या, ओवरलोडिंग क्या करता है? एक ही डिराइव्ड क्लास को मल्टीपल बिहेवियर्स, मल्टीपल काम्स, मल्टीपल टास्क आप दे सकते हो। सो इसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। सिंपल, ओवरराइडिंग में क्या, वो चेंज कर सकते हो उसका काम, और मेथड ओवर राइडिंग में चेंज कर सकते हो, और मेथड ओवरलोडिंग में क्या, आप एक ही क्लास को बहुत सारे काम दे सकते हो। सिंपल, इसे कहते हैं टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं रियूजिबिलिटी। रियूजिबिलिटी में क्या रहता है? इस आपको बताने क्यों बोल रहे हो यार? मुझे मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप क्यों मुझे बताने को बोल रहे हो? रियूजेबिलिटी, इसमें क्या आएगा? ऑब्वियसली कोड हम रियूज कर सकते हैं, राइट। आपको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, डबल डबल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली रीयूज कर सकते हो। एम्स टू मैक्सिमाइज द रीयूज ऑफ कोड कंपोनेंट्स एंड डिजाइन पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और विद इन द सेम प्रोजेक्ट। इट प्रमोट्स इफिशियंसी, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अब देखो ना, आप कोई भी कोड रीयूज कर रहे हो, राइट। सो उसके जो कंपोनेंट्स है, डिजाइन पैटर्न्स है प्रोजेक्ट्स के, सो ये सब सेम प्रोजेक्ट में ही होंगे ऑब्वियसली। लेकिन वो देखो ना, उसकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज करेगा, राइट। आपको दूसरा कोड लिखने की ज़रूरत है क्या? अगर कोड यूज हो रहा है आपका, सो आपको अगेन उसको रन करने की ज़रूरत नहीं, अगेन उसमें मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं, राइट। इट रिड्यूसेस योर टाइम कंज्यूमिंग, इट रिड्यूसेस योर वर्क, राइट। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओओपी। Developers can create code and components that are modular, flexible and easily reusable, right। reusability से क्या करते हैं हम? डेवलपर्स ने जो कोड किया हुआ है वो मॉड्यूलर होता है, फ्लेक्सिबल रहता है, इजीली रीयूजेबल रहता है, राइट। मतलब फीचर्स इसका फीचर क्या है? इन शॉर्ट, हम रीयूज कर सकते हैं कोई भी कोड, राइट। यही इसका फीचर है। क्या क्या कोड रीयूज करना। मैं बार बार वही सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको, आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है क्या नहीं। काय रियुजिबिलिटी मीन्स क्या? कोड रियूज करना, सिंपल, इतना ही याद रखो, बाकी सगळं गेलं, बाकी सगळं जाऊ दे, एवढंच फक्त लक्षात ठेवा। रियुजिबिलिटी म्हणजे कोड यूज करणे, सिंपल। रियुजिबिलिटी नॉट ओनली सेव्स डेव्हलपमेंट टाइम एंड एफर्ट बट ऑल्सो प्रमोट्स कोड क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। मतलब वो रियूजिबिलिटी नॉट ओनली सेव्स डेवलपमेंट टाइम, मैं अभी अभी आपको कहा था टाइम बचता है, लेकिन सिर्फ वो टाइम ही नहीं सेव करता, उसके एफर्ट्स सेव करता है, वो कोड क्वालिटी बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, वो कोड मेंटेनेबल भी रहता है। इतनी सारी मतलब फीचर्स है उसके, इतने सारे प्रॉपर्टीज है, और वो इतना सारा हमको देता है। रियूजिबिलिटी की वजह से इतने सारे हमको बेनिफिट्स है। सो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओओपी का। सो उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ रियूजिबिलिटी। रियूजिबिलिटी में क्या क्या टेक्निक्स है? इनहेरिटेंस, आपको अभी अभी मैंने बताया व्हाट इज इनहेरिटेंस। कंपोजिशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बाय कंबाइनिंग स्मॉलर मोर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को आप कंबाइनिंग करके, मतलब वो मैनेजेबल होने चाहिए, राइट। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। सो इसे कहते हैं कंपोजिशन। डिजाइन पैटर्न्स मतलब क्या? डिजाइन पैटर्न्स आर रियूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स। डिजाइन पैटर्न मतलब ये प्रोग्राम डिजाइन करते हो, राइट। आप प्रोग्राम डिजाइन मतलब आप
थोड़ा स्टार स्टार देते हो, राइट, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर पूरी एक लाइन लिखते हो, राइट. सो इसे कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न. वो डिज़ाइन करता है कोड फॉर डिज़ाइनेशन, बाकी कुछ नहीं. सो नेक्स्ट आता है डेलीगेशन. डेलीगेशन में क्या क्या आता है? डेलीगेशन इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड्स और डेलीगेट्स अ स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर ऑब्जेक्ट टू हैंडल इट. मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ. डेलीगेशन मतलब क्या होता है, आपके कॉलेज में एक ऑफ पीरियड रहता है, कोई तो एक टीचर उसका लेक्चर रहता है, लेकिन वो टीचर आता नहीं है, राइट. सो आपका कॉलेज वाला क्या करते हैं, दूसरा कोई तो आपका सब्जेक्ट टीचर आ जाता है वहाँ. राइट. सो यहाँ उसे कहते हैं डेलीगेशन. क्या? जो आपका एब्सेंट टीचर लोग जो है उनका वर्क वो खुद पे लेते हैं ना, राइट. उनका ऑफ लेक्चर है, फिर भी वो लेते हैं और हमारा दिमाग खा जाते हैं, राइट. हमें तो ऑफ लेक्चर चाहिए, मतलब चाहिए ऑब्वियसली. ऑफ लेक्चर मिलता नहीं हमको, हमारा दिमाग खा के जाते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट टीचर आके, राइट. सो उसे कहते हैं डेलीगेशन. क्या? जो एब्सेंट टीचर है उसका वर्क वो दूसरा सब्जेक्ट टीचर आके सिखा रहा है, वो हैंडल कर रहा है. सो इसे कहते हैं डेलीगेशन. क्या? कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका जो मतलब वर्क था, वो दूसरा ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है. इसे कहते हैं डेलीगेशन. तो कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कितनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है कि ना हमारे लिए. प्रोग्राम में भी आप जब यूज़ करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा और वर्क कर भी रहा हो, फिर भी उस ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक वो हैंडल कर लेता है उसका काम. सो इसे कहते हैं डेलीगेशन. नेक्स्ट इज, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टास्क itself, the delegating object relies on the delegated object to perform the necessary actions. मतलब सिर्फ टास्क ही वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, राइट. वो टास्क ही इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो नेसेसरी एक्शंस. मतलब कोई, आप देखो, एडिशन का प्रोग्राम है हमारा, तो ए इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, आप यूजर से लो, हम डायरेक्ट लेते हैं. ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी. व्हाट इज आउटपुट? ऑब्वियसली 5, राइट. लेकिन एक नेसेसरी एक्शन वहां है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट. अगर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ ही नहीं तो आपको प्रिंट 5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो ये नेसेसरी एक्शन है. लेकिन नेसेसरी एक्शन अगर वहां हमने दिया ही नहीं, राइट, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में हम दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसका काम है कि बाबा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी तू एग्जीक्यूट हो, राइट. सो इसे कहते हैं डेलीगेशन. सिंपल नेसेसरी एक्शन है वो. सो वो परफॉर्म करता है वो, दूसरा ऑब्जेक्ट की भी हुई तब भी. सो नेक्स्ट आता है इन डेलीगेशन, द डेलीगेटिंग ऑब्जेक्ट टिपिकली हैज अ रेफरेंस टू द डेलीगेटेड ऑब्जेक्ट एंड फॉरवर्ड्स मेथड कॉल्स और ऑपरेशंस टू इट. वही हुआ, हम डेलीगेट करते हैं, कॉल करता है ऑपरेशन. ऑब्वियसली ऑपरेशंस ही होने वाले हैं उधर. क्या वो ऐसे ही इजीली तरीके से दूसरा का वर्क हैंडल नहीं करेगा, राइट. मतलब देखो, आपको ऑफ लेक्चर है, दूसरा सब्जेक्ट टीचर आपको मिलेगा, आपकी क्लास में आएगा, लेकिन वो पहले ही बार तैयार नहीं रहता, राइट. क्योंकि उसका भी ऑफ पीरियड रहता है, बिकॉज टीचर्स को बहुत काम रहता है, आपको भी पता है, बहुत सारे उनको भी वर्क रहता है. सो वो पहले ही बार तैयार नहीं होते, मुझे बहुत वर्क है ऐसा कहते ही है. और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी. बहुत सारा मतलब वर्क मैनेज करना बहुत हार्ड रहता है कॉलेज टीचर्स के लिए भी, राइट. सो ऐसा रहता है वो. सो डेलीगेशन आपको पता चला, क्या? एक दूसरा ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट का वर्क हैंडल करता है, अगर कोई इशू हुआ तो, और नहीं हुआ तब भी. सिंपल. सो अब बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन. अब नहीं हुआ तब भी मतलब इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेलीगेशन, राइट. इनहेरिटेंस में क्या कर रहा है, दूसरा क्लास एक क्लास का वर्क ही कर रहा है ना, इनहेरिट करके. सो ये भी आप देख सकते हो. सिंपल. अब बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन क्या है? वही बेनिफिट होगा, कोड रीयूज होगा. सिंपल. अब देखो ना, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली अनदर ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो कोड रीयूज ही हो रहा है ना बाबा, राइट. सो डेलीगेशन अलाउज फॉर कोड रीयूज बाय leveraging existing objects to handle specific tasks. Modularity. Delegation promotes modular design by separating responsibilities and encapsulating specific functionalities in separating objects. मतलब हुई मॉड्यूलरिटी, मतलब कोड मॉड्यूलर बना देता है वो. मॉड्यूलर मीन्स आपको पता है. लूज कपलिंग. लूज कपलिंग मीन्स क्या होता,
डेलीगेशन हेल्प्स टू इस्टेब्लिश लूज कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या आता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सिंप्लीफाइड एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट? अब देखो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये सब्जेक्ट होंगे, तो वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स रहते हैं। आपको समझता है क्या देख के डायरेक्ट? नो। सो आप क्या करते हैं? सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बना देते हैं, तब वो आपको सर्किट अच्छे से समझता है एग्जैक्टली ये सर्किट क्या है, राइट? तो इससे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंपल इतना ही है सिर्फ। It involves hiding unnecessary implementation details and exposing only the essential features or behaviors of an object or system। मतलब ये आपको मतलब अननेसेसरी डिटेल्स रहती है, राइट? वो हाइड रखता है एंड एक्सपोजिंग ओनली द इसेंशियल फीचर्स और बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके लिए जो इसेंशियल है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वही वो एक्सपोज करता है, रखता है। सिंपल, राइट? अननेसेसरी डेटा वो हाइड रखता है और जो इसेंशियल है वो एक्सपोज करता है। इसे कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन अलाउज अस टू क्रिएट अ मॉडल और ब्लूप्रिंट of a real world entity in our code without concerning ourselves with the intricate inner workings। मतलब एब्स्ट्रैक्शन अलाउज अस, क्या अलाउ करता है हमको? क्रिएट अ मॉडल, मतलब मेन मॉडल, मेन बॉडी वो अलाउ करता है हमको क्रिएट करने के लिए। ब्लूप्रिंट मतलब वही हुई ऑफ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इन अवर कोड, राइट? रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब मैंने आपको अभी पहले ही बताया है, ओपी मीन्स क्या? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, राइट? सो विदाउट कंसर्निंग अवर सेल्फ विद द इंट्रिकेट इनर वर्किंग्स, मतलब आपको कोई भी चिंता नहीं रहती क्या? इनर वर्किंग की आपको कोई भी चिंता नहीं है, वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर देता है। सो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सिंपली आपको याद क्या रखना है? वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड बना देता है। सिंपल इतना ही है सिर्फ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो उसके बाद क्या आता है? कंपोनेंट्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अभी मैंने आपको बताया वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड करता है। इनकैप्सुलेशन आपको बाद में पता चलेगा। आई थिंक हुआ ना इनकैप्सुलेशन? नहीं हुआ तो बाद में आपको सीखेंगे ही हम इनकैप्सुलेशन व्हाट इज। हाँ, अभी आया डेटा इनकैप्सुलेशन। सो डेटा इनकैप्सुलेशन is one of the feature of OOP and it is very important feature of OOP. Why? Because Python supports encapsulation by providing access modifiers such as public, private and protected for class attributes and methods। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है। मतलब 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या? वो पब्लिक रहता है डेटा। तो प्राइवेट में क्या? वो प्राइवेट रहता है हमारे लिए। और प्रोटेक्टेड में क्या? वो प्रोटेक्टेड रहता है। सिंपल। कन्वेंशनली एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स विद अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर आर कंसिडर्ड एज इंटरनल यूज और प्रोटेक्टेड, while those with a double leading underscore आर कंसिडर्ड प्राइवेट। मतलब आप अगर एट्रीब्यूट एंड मेथड्स आप सिंगल अंडरस्कोर में आप देंगे उसको, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, और अगर डबल अंडरस्कोर में आप देंगे तो वो प्राइवेट रहता है। सिंपल। और आप देखो ना, आप हैशटैग लगाते हो तो ये क्या है? ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड भी है कि वो सिर्फ आपको ही दिख रहा है हैशटैग। वो मतलब प्रोग्राम में रन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही है। सिंपल। क्या? डेटा एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या? क्या? डेटा एनकैप्सुलेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मतलब एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है? वो डेटा एनकैप्सुलेट होता है ना इसके वजह से। देखो ना, सिंपल। मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा वो आप रख सकते हैं। आपको अगर प्राइवेट रखना है डेटा अपना तो प्राइवेट रख सकते हैं, आपको पब्लिक करना है तो पब्लिक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड रखना है प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। कैसा रखना है आपको बताया है, आप सिंगल अंडरस्कोर में प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, डबल अंडरस्कोर में प्राइवेट रख सकते हैं। सिंपल। इससे कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। ये कोई फीचर है क्या यार? आपको सिंपल है ना? क्या?
सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकैप्सुलेशन? सो डेटा प्रोटेक्शन बाय इनकैप्सुलेटिंग डेटा विद इन अ क्लास, एक्सेस टू द डेटा कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब ये डेटा प्रोटेक्टेड रहता है ना, ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट से, प्रोटेक्टेड मेथड से, राइट वो प्रोटेक्टेड रहता है हमारा डेटा। इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं हम, आपको जो चाहिए वो, राइट ये सब हमारे बेनिफिट्स हुए इनकैप्सुलेशन के। सो क्लास मेथड्स एंड क्लास ऑब्जेक्ट, अब ये न्यू टॉपिक आ गया है। सो इसमें क्या है क्लास मेथड्स एंड क्लास ऑब्जेक्ट में, वो हम देखेंगे पहले। सो इन पाइथन a class method is a special type of method that is bound to the class itself rather than an instance of the class object। क्या है, अब इसको आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ सेल्फ ऑब्जेक्ट, मैंने वही प्रोग्राम में आपको बताया। फिर भी क्लास मेथड क्या होता है, आप एट द रेट क्लास मेथड इस डेकोरेटर की हेल्प से एक क्लास मेथड जनरेट कर देते हैं, और उसको जनरेट किया कि जो आप फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट कंपलसरी CLS होता है बाय डिफॉल्ट, कन्वेंशन के लिए आपके कन्वेंशनली। आप दूसरा रख सकते हैं, जैसे सेल्फ में कन्वेंशन के लिए आपके बाय कन्वेंशनली वी यूज्ड सेल्फ इन इनिट फंक्शन, इनिट कंस्ट्रक्टर, बट इधर क्लास मेथड में हम CLS रखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट। रखो ना, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई आपको लिए? सिंपल। सो इसे कहते हैं क्लास मेथड्स। सो हम नेक्स्ट देखेंगे, अब आया क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स क्या रहता है? क्लास वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स that are shared among all instance object of a class. They are defined within the class but outside of any method। मतलब क्लास वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वो विद इन द क्लास रहते हैं, लेकिन किसी भी मतलब क्लास के ऊपर ऊपर के साइड में, वो आउटसाइड में हम डिफाइन करते हैं, सिंपल। इसे ही कहते हैं क्लास वेरिएबल्स। और ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स are also known as instance variables, are variables that are unique to each instance object of a class. They are defined within a class and assigned values within the methods of the class, typically underscore underscore init underscore underscore method। देखो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स मतलब वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो हमारा पिछले का वेरिएबल्स क्या था? क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स एक ही रहता था हर ऑब्जेक्ट के लिए, एक क्लास वेरिएबल्स, मतलब सेम क्लास वेरिएबल। लेकिन ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग रहते हैं, सिंपल। आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट्स वही वेरिएबल्स हुए, सिंपल। आप अगर क्लास में कोई वेरिएबल्स लिए तो वो क्लास वेरिएबल्स हुए, सिर्फ क्लास के ऊपर हम उसे डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स में क्या, ईच ऑब्जेक्ट में हम उस वेरिएबल्स को लेते हैं, सिंपल। ईच ऑब्जेक्ट में वो एक्सेसिबल रहते हैं हमको, simple। Variables are accessed and modified using the instance name, simple। each instance of the class has its own copy of the object variables। obviously हर ऑब्जेक्ट में, ईच ऑब्जेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स रहेंगे। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स अलग रहेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स अलग रहेंगे, सिंपल। इतना ही है सिर्फ ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। सो पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स, आपको पता चला ना कि व्हाट इज क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स? आई थिंक ये मिलता जुलता है यूनिट 3 से, दैट इज लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स क्या थे? वो पूरे फंक्शन में एग्जीक्यूट रखते थे, पूरे फंक्शन में उसकी दहशत थी, राइट दहशत उसकी पूरी फंक्शन में थी, वो बॉस था। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या थे? वो मतलब उसी फंक्शन में थी, मतलब जहाँ वो फंक्शन है वहाँ अगर वो वेरिएबल्स थे तो उसकी पावर सिर्फ उस फंक्शन के लिमिटेड थी। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम वो कहाँ पे एग्जीक्यूट रख सकता है थे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही वो लिमिटेड है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास वेरिएबल मतलब पूरे क्लास के लिए, सिंपल इतना ही है। पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स उसी तरीके से है, ये यहाँ भी कोई इशू नहीं है ज़्यादा। पब्लिक मेंबर्स इन अ क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ऑब्वियसली पब्लिक मतलब आप कहाँ से भी एक्सेसिबल है, कहाँ से भी, सिंपल। इसे कहते हैं पब्लिक वेरिएबल्स। और प्राइवेट मेंबर्स आर इन अ क्लास आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एंड एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ। मतलब आप उस क्लास के अंदर से ही उसे एक्सेस रख सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स को, लेकिन पब्लिक मेंबर्स को क्लास में कहाँ से भी आप एक्सेसिबल रह सकते हैं,
राइट। सो इसे कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स, सिंपल। उसमें से भी बाय डिफॉल्ट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इन अ क्लास आर कंसिडर्ड पब्लिक अनलेस एक्सप्लिसिटली मार्क्ड एज प्राइवेट। मतलब बाय डिफॉल्ट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्लास में से जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स है आर कंसिडर्ड एज पब्लिक अनलेस एक्सप्लिसिटली मार्क एट प्राइवेट। मतलब आप अगर प्राइवेट उसे ऐसा ऑफिशियली नहीं बताओगे कि ये प्राइवेट, ऑफिशियली नहीं दोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है, सिंपल, इतना ही है सिर्फ। और दे आर प्राइवेट में क्या है, दे आर डिनोटेड बाय द रीडिंग अंडरस्कोर बिफोर द मेंबर नेम। ऑब्वियसली अगर आपको प्राइवेट वो चाहिए तो मेंबर नेम के पहले एक अंडरस्कोर देना पड़ता है, सिंपल। इसे कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। पब्लिक क्या है, वो कहाँ से भी एक्सेसिबल रहते हैं थ्रू आउट दी क्लास, लेकिन थ्रू आउट दी प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप, लेकिन क्लास एनीवेयर कहाँ से भी एक्सेसिबल रहते हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स कहाँ से भी एक्सेसिबल नहीं रहते, सिर्फ विद इन द क्लास इटसेल्फ, उसका जो क्लास है वहां से ही एक्सेसिबल रहते हैं, सिंपल। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी आउटपुट। नो, व्हाट विल बी आउटपुट नहीं, सिर्फ आप प्रोग्राम पहले समझ लो ये क्या है, व्हाट विल बी आउटपुट बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में है भी। सो क्लास मल्टीप्लायर, अब यहाँ मैंने क्या किया आपको सब पता चला होगा, यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। उसके बाद ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वन फंक्शन इज इनिट फंक्शन, उसमें सेल्फ सेल्फ क्या करता है, नम वन के लिए एक मेमोरी स्टोर कर दी, वो num1 है। उसके बाद सेल्फ डॉट num2, उसके लिए एक मेमोरी स्टोर हुई, वहाँ num2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डेफ मल्टीप्लाई फंक्शन, उसके बाद रिटर्न सेल्फ डॉट नम वन इंटू सेल्फ डॉट नम टू। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये जो इसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न की मतलब इस फंक्शन में रिटर्न की। अगर ये फंक्शन में कॉल करूंगा तो कहाँ से, तो ये फंक्शन इनिशियलाइज करके कॉल करना पड़ेगा। कैसा बताता हूँ, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर क्लास। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इक्वल टू मल्टीप्लायर। अब देखो ये क्लास है, ये मल्टीप्लायर स्मॉल एम वाला मल्टीप्लायर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। और कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम, उसका क्लास क्या है, क्लास नेम मल्टीप्लायर, कैपिटल एम वाला मल्टीप्लायर। 4 एंड 5 यहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं हम। आर्ग्यूमेंट्स 4 कहाँ जाएगा, num1 में जाएगा, 5 num2 में जाएगा। आपको पिछले प्रोग्राम में ही आपको बताया ये कैसे जाते हैं, सिंपल। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लाई दी नंबर्स एंड प्रिंट दी आउटपुट। मतलब क्या आएगा, आप प्रिंट मल्टीप्लायर डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन। अब मल्टीप्लायर डॉट ऐसा क्यों लिखा, ऑब्वियसली अब ये क्लास इस ऑब्जेक्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी हमको जो फंक्शन हम कॉल करना है वो हम कॉल करते हैं। सो मल्टीप्लायर डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन। अब इसका आउटपुट क्या आया, ऑब्वियसली आपको कमेंट करना है, सिंपल। अगर ये प्रोग्राम आपको समझा तो आप फोड़ दोगे, नहीं समझा तब भी फोड़ दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। और यहाँ फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरी भी आया, तो अभी ले लूँ क्या, नहीं अभी नहीं लूँगा मैं। अगर ये वीडियो आपने बहुत ट्रेंड कर दी, आपने लाइक कर दी, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, राइट, आपके अनऑफिशियल ग्रुप में और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी, तब ही फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज के बारे में मैं सोचूंगा, राइट। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो आएगी, फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज आएगी। मैंने कमिटमेंट दी है, एक बार मैंने कमिटमेंट दी तो दे दी। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने कहा था सारे यूनिट्स के लिए लाऊंगा, पीपीएस पूरा क्लियर करूंगा, सो करूंगा। और एक कमेंट करो यार कि आपकी प्री एंड सेम एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है, सिर्फ इतना कमेंट करो, सो उसके अकॉर्डिंग मैं फाइल हैंडलिंग लाता हूँ। चलो बाय बाय, फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज में मिलते हैं।